बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि आईसीसी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट इस वक्त जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कंट्रोवर्शियल हो गया ये टूर्नामेंट क्योंकि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है और अब बांग्लादेश की मुताबादिल टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन मजीद क्या पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से, अदम शिरकत के हवाले से, आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे और ये मामला मजीद कहां आगे तक जाएंगे इसको भी आज के शो का मौजूद सुखद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी का दोहरा मयार T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने बांग्लादेशी सहाफियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की क़यादत रिची ब्रैंकटन करेंगे। क्रिकेट को असर रसूख की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसूलों और मसावात के तहत चलाया जाना चाहिए। जब सहूलियात और फैसले मुंतखब बुनियादों पर किए जाएंगे तो इंसाफ खत्म हो जाता है। मोहम्मद यूसुफ की आईसीसी के दोहरे मयार पर गुफ्तगू। कौमी T20 स्क्वाड के कैंप का तीसरा रोज कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने कोचेस के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग की। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मारहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL एडिशन 11 के लिए लूक लॉन्की को नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में तौसी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 3 फरवरी को खत्म होगी। उमरकोट के तारीखी मारवी क्रिकेट ग्राउंड पर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनका। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ शहरों की 14 टीमों ने हिस्सा लिया और 14वीं साउथ एशियन गेम्स की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान ही के पास रहेगी। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल 23 से 31 मार्च तक होंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान की शिरकत, अदम शिरकत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है फ्राइडे या फिर मंडे को जो है वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान आया इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहा। और अगर शिरकत करेगा भी तो फिर बाइकआउट के मजीद क्या ऑप्शन है, क्या ब्लैक आर्म बैंड पहनकर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगा या फिर पाकिस्तान जो है इंडिया के मैच का बाइकआउट करेगा। आज बहुत सारे मौज़ूआत इस पर बात करनी है और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको अगर पाकिस्तान क्रिकेट का पहला बैड बॉय कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरह से उनको जो साउथ अफ्रीका टूर करने पे जो है उन पर पाबंदी लगाई गई, एक ऐसा बासलाहियत क्रिकेटर कि जिसको अगर पाकिस्तान से खेलने का तादेर मौका मिलता तो कई रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान और उनकी दस्तरस में आ सकते थे, क्योंकि जिस दौर में ये क्रिकेट खेले उस दौर में इनकी सलाहियतों के बारे में सब ने ही बात की है। और यही वजह है कि डॉन ब्रैडमैन जैसे लेजेंडरी बैट्समैन ने इनको रिकमेंड किया कि ऑस्ट्रेलिया में आएँ और साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करें। और यही नहीं, जब इनको एक तवील अरसे के बाद इंडिया में पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिला तो वहाँ भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी। एक ऐसा प्लेयर कि जो शायद पाकिस्तान के लिए जितना खेलता इतना ही पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स और मेडल्स पाकिस्तान को शायद मिल सकते थे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त बैट्समैन, ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन अपने एरा के यूनुस अहमद साहब, इंग्लैंड से आए, हमारे शो में मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छे खूबसूरत अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए। मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान पहुँचा हूँ और आप सब ने मुझे बहुत प्यार देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने मुल्क के और बहुत प्राउड फील करता हूँ एज ए पाकिस्तानी। यूनुस भाई, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूं, आपके कैरियर के हवाले से बात करूं और दीगर मौज़ूआत के हवाले से बात करूं, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या अपडेट्स रहेंगे, क्या हालात रहे। अपडेट कीजिएगा कि क्या मामलात रहे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो हतमी तौर पर जो फैसला आएगा वो इम्कान है कि एक दो रोज़ में आ जाएगा। और कल मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उन्होंने यही डिस्कस किया। जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनको वज़ीर आज़म के सामने रखा कि हमारे पास एक ऑप्शन है बाइकआउट का, दूसरा ऑप्शन है भारत के साथ मैच के बाइकआउट का, तीसरा स्याह पट्टियां बांधकर, और चौथा ऑप्शन था कि हर जीत को बांग्लादेश के फैंस के नाम किया जाए। तो ये सारे ऑप्शंस कल वज़ीर आज़म के सामने रखे और अच्छी बात ये थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जितने भी इख्तियारात थे पाकिस्तान की शिरकत करने के हवाले से या जितने भी पाकिस्तान की जो फ्यूचर प्लानिंग है वर्ल्ड कप को लेकर, वो मोहसिन नकवी को इसका इख्तियार दे दिया। और मोहसिन नकवी क्योंकि एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और जिम्मेदारी
का मुजाहिरा उन्होंने पहले भी किया। जब एशिया कप का मामला हुआ था, भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा स्टैंड लिया मोहसिन नकवी साहब ने। बतौर पीसीबी चेयरमैन उन्होंने इस पाकिस्तान का जो केस लड़ा है बांग्लादेश के साथ मिलकर, बांग्लादेश को जैसा आईसीसी ने पूरे इस वर्ल्ड कप के सिनेरियो में फोर्स किया कि आप भारत आके मैच खेलें, फिर फोर्स किया गया कि आप मैच खेलेंगे नहीं तो आपको टीम वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो बांग्लादेश के साथ एक बोर्ड खड़ा हुआ था, जो बांग्लादेश को एक वोट मिला वो पाकिस्तान का ही था, और पाकिस्तान बिल्कुल मजबूती के साथ उनके बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और आज तक खड़ा है। अपने फैसले के लिए से आगाह नहीं किया आईसीसी को। आईसीसी के लिए इस वक्त सर दर्द बन चुका है ये सारा इवेंट, क्योंकि बतौर होस्ट भारत कभी भी ये नहीं चाह रहा था कि इतना इस वर्ल्ड कप को उलझाया जाए। इस वर्ल्ड कप में कौन टीम शिरकत करी, आज तक इसका फैसला नहीं। महज 10 से 12 दिन रह गए हैं और वर्ल्ड कप में अभी ये फैसला नहीं हो पाया कि पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान एनी के शिरकत नहीं करता तो कौन सी टीम जो है पाकिस्तान को रिप्लेस करेगी, जो कि ग्रुप है भारत के साथ, और भारत अगर वो पाकिस्तान रिप्लेस करता है तो जहां खबरें चल रही युगांडा की टीम है जैसे रिप्लेस करेगी, तो भारत जो है वो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ वर्ल्ड कप का ग्रुप मैचेस खेलेगा। फिर ब्रॉडकास्टर पे इसका क्या असर पड़ेगा, आईसीसी के रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, फिर फ्यूचर प्लानिंग अगर देखा जाए तो आईसीसी का दोबारा भारत में टूर्नामेंट कराने के अहल होगा। सारी चीज़ें देखते हुए मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्टांस की, तो बांग्लादेश दूसरी तरफ हम बात करते हैं। बांग्लादेश यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप से तो बाहर हो चुका है, लेकिन उनका स्टांस जो था वो काबिल फ़ख्र था कि उन्होंने भारत के आगे डट गए, पहली दफ़ा डटे। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होता था जो भारत के आगे कोई इशू करता था। जब भी मतलब देखा जाए कि पाकिस्तान ने किसी तरह का भी मौजू होता था, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होता था जो भारत के आगे, क्योंकि भारत आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल है, फिर दीगर जो चीज़ें हैं वो भारत की तरफ से जनरेट की जाती है। आईसीसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भारत जैसे मुल्क को इस तरह की चीज़ों से बाहर रखना। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम गुप्ता की बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। तो भाई कैसे सैंक्शंस लगाएंगे? पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर आपका कोई इवेंट होता नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो कोई भी आपका इवेंट हो, जो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, कोई भी हो, वो नहीं हो सकता। एशिया कप तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान का सैंक्शंस लगाना कोई इतना आसान नहीं है, कोई इतना ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपने बांग्लादेश को बाहर कर दी तो पाकिस्तान पे वो बाहर कर सके। पाकिस्तान को आप बाहर करना इतना आसान नहीं जितना वो कहते हैं। और दूसरी जब जैसे पाकिस्तान वो आए थे विक्रम गुप्ता, उन्होंने कहा था कि हम जिस तरह की उन्होंने हॉस्पिटलिटी यहाँ पे नजर आई थी, तो वही चीज़ें भूल गए और वहाँ पर जाकर दोबारा वो अपनी हिंदुस्तानी ज़बान बोलने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें विक्रम गुप्ता को देखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया था, कैसे वो यहाँ पे आए थे। और ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की जो शिरकत है वो इस बतौर जिम्मेदार एक हैसियत बोर्ड के मेरे ख्याल से पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए। श्रीलंका में जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। यकीन तौर पर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप खेलेगा। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करने का इस वक्त सोच रहा है। यूनुस भाई, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है और इन तमाम तर मामला को आप किस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश का जो स्टांस है इसको किस तरह देखते हैं, और क्या आपके ख्याल में बांग्लादेश ने सही किया, पाकिस्तान ने उसका जो साथ दिया उसको आप किस तरह देखते हैं? तमाम तर मामला को किस तरह से आप सम अप करेंगे? पहली चीज़ ये है कि आईसीसी जो है जो गेम खेल रही है वो ठीक गेम नहीं है, इस फेयर गेम नहीं है। वो ठीक से इसको हैंडल नहीं कर रहे। ये गलत है, ये स्पोर्ट्स में कभी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स की बाग रखे, बाहर रखें, पॉलिटिक्स खेले बाहर जाके, क्रिकेट को रखे। इंडिया का जो ये रवैया है ये क्रिकेट को कितना ज़्यादा सबूताज कर देगा? ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आपके प्लेयर्स जो खेल रहे हैं और मुल्कों से, अमेरिका से और कंट्री से, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अब जिम्बाब्वे का कैप्टन जो है वो पाकिस्तान का पैदा हुआ है। अब वो कहते हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुआ उसको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर। और अगर क्रिकेट को क्लीन रखना है तो इंडिया जो है अपनी एक तरफ हो जाए और अपनी क्रिकेट को आगे जाने दे। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी, बीइंग ए हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके बाद जिस तरह से वो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, किस तरह मोहसिन नकवी साहब को देख रहे हैं? क्योंकि अब तो इंडिया में भी जो उनके जर्नलिस्ट हो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पहला चेयरमैन आया है जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये मैंने भी नोटिस किया है और मैं एडमायर करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ चीज़ की कि जो जिस तरह से स्टैंड लेके कर रहे हैं। बिल्कुल गलत था ये, और बदतमीज़ी की गई थी उनके साथ के भी, उनको कहा कि आप जाके कप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत था और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब ये है कि नकवी साहब को ये देखना है
कि इंडिया को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास तरीका है, एक ही तरीके से चले। आप अपने असूलों से चले और उनसे कहें कि अगर अब हमने नहीं खेलना हमसे, हम ना खेलिएगा, ठीक है, हम भी नहीं आने देंगे अब। लेकिन क्या है कि हमारे साथ बदतमीजी मत करें और ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और इनको और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं और बिल्कुल अप्रूव करता हूं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब, मुबारक हो, वेल डन जी, बहुत बहुत खुश हूं आपसे। यही मैं चाहता हूं, मैं भी आज अगर मैं आपकी सीट पे बैठा हूं ना, मैं भी यही करूं और उसके बाद और भी करूं। मैं इनको वार्न करूं प्रॉपरली करूं कि तुम गलत बंदों से बात कर रहे हो और ये चीज़ें नहीं चलेंगी, हम लोग नहीं टॉलरेट करेंगे, एंड यू बेटर कम राइट। अपने आप को ठीक करो, अपना रवैया ठीक करो और स्पोर्ट्स को क्लीन रखो और एक गंदे पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में खेले भी हैं, आपके उस सीरीज़ में पाकिस्तान ने बेंगलोर में इंडिया को हराया भी है और आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी रहा इंडिया में। वनडे की बात कर लें, 58 आपने किए ओपन करते हुए, फिर अभी जिस तरह मैंने पहले भी कहा, पहली इनिंग में 40, दूसरे में 34 नॉट आउट, फिर टेस्ट मैच नहीं खेल सके। पहले तो क्विकली मुझे बता दें, वो टेस्ट मैच, आप अगला टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले? ज्यादती हुई आपके साथ? मुझे यकीन नहीं आया, मुझे नहीं बताया गया कि मैं नहीं हूँ। हालांकि मैं समझता था कि मैंने जो परफॉर्मेंस अहमदाबाद टेस्ट मैच में दी थी, मैंने वो ये था कि फर्स्ट इनिंग में 46 बनाए थे और 37 नॉट आउट सेकंड इनिंग में बनाए थे। तो मैं समझता था कि मेरी जगह जो बिल्कुल बनती है। 20 आधा घंटा पहले ड्रेसिंग रूम में बताया गया कि ये टीम खेलेगी आज और ये है, जिसमें मेरा नाम नहीं था और मैंने अपना एक्सेप्ट किया। रीज़न? कोई रीज़न नहीं दिया गया। लेकिन फिर सुना कि आप नाराज़ हो गए, आपने इमरान खान पे कोई एलिगेशन लगा दिए थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई नाराज़गी नहीं हुई, कोई बात इस तरह से कहीं नहीं हुई। यहाँ तक है कि जब हमने वो सीरीज़ ख़त्म हुई इंडिया में, तो दिल्ली में आए, दिल्ली में एक रात थे हम। इमरान खुद अकेला आया था, आके मुझे कहने लगा कि ये है कि मुझसे थोड़ी सी जो गलती हुई हैं जो लास्ट टेस्ट मैच में, जिसमें कि सिलेक्शन जो ठीक नहीं हुई और सलीम जाफ़र जो जिस सीमर खिलाए गए थे और उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया पूरे टेस्ट मैच में। उनकी कंट्रीब्यूशन बेचारों की, उनको कोई मौका ही नहीं दिया गया बेचारों का। और ये चीज़ रही और आपको नहीं खिलाया तो मैं नहीं खिलाया यूनुस। तो ये है कि दैट वाज अ बिट ऑफ माय मिस्टेक एंड आई रियली रिग्रेट दैट। लेकिन क्या कि लिसन, आपका नाम लिखा है, आप इंग्लैंड का टूर है जो 12 दिन में हम जा रहे हैं इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचेस और 6 वन डेज के लिए आप सिलेक्टेड है। आप डेफिनेटली गोइंग टू गो टू पाकिस्तान, टू इंग्लैंड। जब पाकिस्तान पहुंच गए, सब हुआ, तो 6-8 दिन के बाद जो टीम अनाउंस की गई, उसमें देखा गया नाम ही नहीं था मेरा। यूनुस अहमद साहब के साथ जो करंट अफेयर पे, जो क्रिकेटिंग करंट अफेयर है, इस पे मामला किस तरह से, किस नहज पे जा पहुंचे, इस पे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। लेकिन यूनुस अहमद साहब की मौजूदगी में अगर हम इनके कैरियर के हवाले से बात ना करें तो हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हो सकेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूनुस अहमद साहब से इनकी कहानी सुनेंगे कि क्यों कर इनको पाकिस्तान क्रिकेट का बैड बॉय का इमेज बनाकर पेश किया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपने कहानी सुनी यूनुस अहमद साहब की, और जिस तरह हम प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, रिकमेंडेशन थी डॉन ब्रैडमैन की, और जब जिसको डॉन ब्रैडमैन रिकमेंड करें, क्या ज़बरदस्त वो प्लेयर होंगे। यूनुस भाई, भी जो आपको बैड बॉय का आप पे टैग लगाया गया, शुरू से आपके साथ एक लगाया गया, प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन बंदा थोड़ा वखरा है, ये बताइए, वाकई आप बैड बॉय थे अपनी जवानी के दौर में, ये सिर्फ आपको जो है डिफेम करने के लिए ऐसा किया गया? मैं नहीं समझता कि मैं बैड बॉय था। मैं नहीं ये मानता कि ये चीज़ें कहीं गई हैं मेरे लिए, और जो कुछ कहा गया है मैं उनको सबको दुआएं देता हूँ। लेकिन ये बहुत ही एक गलत चीज़ है जो मेरे ख़िलाफ़ बोली गई है। मेरे ख़्याल में इसलिए कहा गया है, कहते हैं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी रही और कंसिस्टेंट रही 20 साल तक। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, और मुझे बहुत बुला भी कौन रहे हैं, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने ऑफ़र की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उन्होंने कहा कि आप आके ऑस्ट्रेलिया खेलिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट से खेलें
और या वहाँ यहाँ आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि आपकी सैलरी जो सब कुछ है, कोका कोला आपको एम्प्लॉय करेगी, आपको सैलरी देगी और उसके ऊपर हम आपको वो $1 रन देंगे। जो भी आप मैच खेलेंगे वो आपको ये $1 रन जो आपको मिलेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा बड़ा था और अब इस वक्त उस वक्त तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी को पहले नहीं मिल चुका था। ठीक है, इंग्लैंड आप जाते हैं, काउंटी में आप रन्स के अंबार लगाते हैं, सरे से आप तवील अरसे तक खेलते हैं, लेकिन कंसीडर पाकिस्तान के लिए भी आप वो टेस्ट मैच खेले जो आपका ज़हीर अब्बास साहब का, सादिक मोहम्मद साहब का इनॉग्रल टेस्ट मैच था, डेब्यू टेस्ट मैच था, और वो हनीफ मोहम्मद साहब का आखिरी टेस्ट मैच था। फिर क्या ऐसे सरकमस्टांसेस हुए, क्या ऐसे हालात हुए कि यूनुस अहमद साहब पाकिस्तान छोड़ के साउथ अफ्रीका चले गए? लोगों ने कहा कि पैसों की कुछ ऐसी लालच थी, पैसों की ऐसी ग्रिडनेस थी कि आप साउथ अफ्रीका चले गए? मैंने प्योरली इसलिए देखा कि भाई उस मुल्क ने जो बिल्कुल बैन लगाई हुई है कि अपार्थाइड जिसको बोलते हैं उस वक़्त, और जो कि कोई अलाउड नहीं था पाकिस्तानी या इंडियन खेलने के लिए। बेजल डोलिवेरा जो है आपके लिए सबसे प्राइम एग्जांपल है कि उन्होंने अपने मुल्क में, केप टाउन से हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेजल डोलिवेरा वो थे, उनको खेलने नहीं दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अच्छी ग्राउंड्स पे नहीं खेलना दिया। उन्होंने इंडियंस ने और कलर्स ने फिर अपनी अलहदा जो थी लीग बनाई, उस पर फिर उन्होंने वो खेलना शुरू किया। लेकिन जो अंग्रेज़ गोरे थे उन्होंने इनको इंक्लूड नहीं किया, तो बेजल डोलिवेरा जो थे वो इंग्लैंड आ गए और आके वुस्टर से खेले। तो मेरा डिसीजन था, मैं समझता था कि मेरे जाने से अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए और हम वो डोर खोल दें जो क्रिकेट वर्ल्ड में वो सब दुनिया को खेलने के लिए वेलकम करें, उसमें पाकिस्तान भी आता है और इंडिया भी आता है और उसमें क्रिकेट की बेहतरी होगी। और इस वजह से मैंने जो डिसीजन लिया, अपने बड़े भाई सईद भाई से बातें की, बड़ा डिस्कस किया। अब्बा जी लंदन में थे, पाकिस्तान एम्बेसी से वो काम कर रहे थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा बेटा ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है, इसमें पाकिस्तान नाराज़ होंगे और आपसे खुश नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक था वो जो कह रहे थे, लेकिन जब मैंने सोचा ये कि मेरे लिए ये बनता है कि मैं अपने कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, कि कुछ दरवाजे खोलें और जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उसको उनको कन्विंस करूं जाके कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये डिसीजन आप जो ख़त्म करें और हर एक टीम को अलाउ कीजिए और ये कलर बैन। लेकिन कहीं कहीं आपको लगता है कि अब्दुल हफीज़ कारदार साहब जो सब पीसीबी के चीफ थे, कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने भी थोड़ा सा सख्त रवैया आपके साथ रखा? अगर थोड़ी सी वो आपके साथ कुछ इस तरह का रवैया रखते कि अगर वो पाकिस्तान का बेहतर मुफाद सोचते अपनी दानिश में, तो शायद इतना ज़्यादा हार्श डिसीजन सामने नहीं आता। मरहूम अब्दुल हफीज़ कारदार साहब को ज़रा हैंडल करनी चाहिए ठीक से, मुझसे बात करते, मुझसे कम्युनिकेशन खोलते। कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपसे उन दिनों? कोई ज़ीरो कम्युनिकेशन नहीं की। अब यहाँ तक हुआ कि आप जब मैं खेलने चला गया, खेला, पहला मैच खेला हूँ, पहले मैच में मैंने सेंचुरी बनाई और सब प्रेस ने, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों ने लिखा कि अभी यूनुस ने ये हिस्ट्री बना दी है कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट आके यहाँ पे आके एक एशियन ने आके, पाकिस्तानी ने आके सेंचुरी बनाई है। तो इन्होंने स्टेटमेंट इशू स्ट्रेट वे कारदार साहब ने की कि हम इनको लाइफ बैन इन पे इम्पोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अब ये पाकिस्तान से कभी ज़िंदगी में नहीं खेल सकते। अरे भाई, अगर ज़िंदगी में मेरे से कोई गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, आप उसकी माफ़ी नहीं दे सकते? आप सुन तो ले उसकी बात कि क्यों गया है, क्या गया है, और अगर गलती कर ली है तो क्या गया, वो मान रहा है गलती अपनी? क्या वो कहता है कि मुझे देखिए ऐसा गलती मैं आगे से नहीं करूँगा? तो आपका कोई रवैया ही नहीं था। आप जो अगर कोई आप पे कोई चार्जेस हैं तो अब मेरा हक बनता था, मुझे पूछते कि क्या राइट टू डिफेंड है, मतलब आपको डिफेंड करने का राइट है अपने आप को, क्या आप किस तरह? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, कोई मौका नहीं दिया गया कि भी आप बताएं क्यों गए थे आप। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन इसको जरा हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, फिर उसके बाद आगे की कहानी आपसे सुनेंगे। सईद अहमद साहब के साथ कोई पर्सनल ग्रजेस तो नहीं थे कारदार साहब के, जिसका स्केप गोट आप बने? सईद भाई के पर्सनल प्रॉब्लम काफ़ी रही है उनके साथ, अब मरहूम अब्दुल हफीज़ कारदार के साथ।
वो गुस्सा वो जो था वो मुझ पे निकाला गया, जो उनका गुस्सा क्योंकि था। यही समझ में आता है कि इतना टैलेंटेड प्लेयर जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं, और आज 87-88 का टूर था इनका, जो लास्ट टूर था, आज भी लोग यूनुस अहमद साहब को याद करते हैं, और जो थोड़ी सी पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो ये बात ज़रूर इसका तस्करा करते हैं कि क्या फैंटास्टिक प्लेयर थे अपने दौर के, जो काउंटी क्रिकेट में रन्स के अंबार उस दौर में लगा रहे थे जब कंडीशंस भी डिफरेंट थी और बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी जो था वो बहुत हाई था। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस सफ़र को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों सईद अहमद साहब की वजह से यूनुस अहमद साहब के कैरियर को जो है वो स्पॉयल किया गया और इनको अपने आप को डिफेंड करने का राइट भी नहीं दिया गया, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा देते हैं और जिसको फिर जो है वो ड्राई क्लीन करना होता है उसको ड्राई क्लीन कर देते हैं, और जिसको दूर करना होता है क्रिकेट से उसको दूर करते हैं। यूनुस अहमद साहब, कासिम उमर साहब, हमारे पास ऐसी मिसाल हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मोहम्मद आमिर की मिसाल है, दूसरी तरफ हमारे पास आसिफ की मिसाल है, सलमान बट की मिसाल है कि इनको ड्राई क्लीन करके दोबारा से जो है वो क्रिकेट खेलने के मौके दिए गए। इस सफ़र ज़रा मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपने सरे से काफ़ी अरसे क्रिकेट खेली, और सरे से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंतखाब आलम एक तवील अरसे तक खेलते रहे, फिर वक़ार यूनुस भी आपके बाद तवील अरसे तक खेलते रहे। सरे में भी आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि सरे में भी इतना अरसा गुजारने के बाद वहाँ पर भी फिर आपको थोड़ा सा जो है आपके जो कोलीग क्रिकेटर थे उनसे भी कुछ आपकी नाराज़गियाँ पैदा हुई जिसकी वजह से आपको फिर छोड़ना पड़ा था, फिर आपने वॉस्टर ज्वाइन किया था? जी नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरे कॉलीग जो हम खेल रहे थे, हर एक के साथ मेरा रवैया बड़ा कौन कौन थे खूबसूरत टीममेट था। आपके उस वक्त? बड़े नाम होंगे यकीनन। मेरे देखिए, मिकी स्टुअर्ट जो थे वो कैप्टन थे, जो एलेक्स स्टुअर्ट के वालिद हैं, तो वो अभी तक वो माशाल्लाह जिंदा है, 93 इयर्स ओल्ड, ही स्टिल अलाइव। तो उनसे साथ टेस्ट मैचेस पे मुलाकात होती रहती है। तो जॉन एड्रिच था, केन बैरिंगटन थे उस वक्त जब मैं गया हूँ खेलने के लिए, उधर थे। बड़े नाम हैं। ग्रैम रूप है, पैट पोकॉक है, जॉन जफान अला, ये सब ने इंग्लैंड से खेले हुए हैं। तो इंतखाब जो वो आए थे वो उन्होंने ज्वाइन किया था 1969 में। मैंने जी सरे को मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट 1965 से मिला था। तो मेरी कंट्रीब्यूशन जो सरे की है वो मच लॉन्गर देन इंतखाब वाले। उसके बाद आपके गए वॉस्टर गए, फिर वॉस्टर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वॉस्टर शहर के साथ? क्योंकि ज़्यादा से आप वॉस्टर से फिर शायद खेले भी नहीं, फिर आपने ग्लमरगन ज्वाइन कर लिया था जहाँ पे मियादाद और माजिद खान भी एक अरसे तक खेले आपके साथ। पहली चीज़ सबसे है कि वॉस्टर जो मैं 4 साल खेला हूँ, 4 साल मेरे जो मेरे करियर के बेस्ट साल थे। मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए उधर, और मेरी एवरेज भी सबसे बहुत बेहतरीन रही, और काउंटीज जो थी वो बहुत खुश थी परफॉर्मेंस से। और ये था कि विकेट्स वहाँ की वो मुझे सूट बहुत हुई, उस पर बाउंसी विकेट थी, बाउंस होता था गेंद, रुकपुल कट आपका हमेशा अच्छा था। तो मेरे लिए वो जो लेफ्ट हैंडर था, तो मैं बैक फुट पे बड़ा कंफर्टेबल था, तो स्क्वायर कट करने के लिए और मैं ये पुल शॉट हुक करने के लिए बहुत मज़ा आता था। तो जो जब बाउलर्स जब नाराज़ हो जाते थे तो मुझे पता था कि अब वो मुझे शॉर्ट डिलीवरीज करेंगे, बाउंस करेंगे, वही मैं चाहता था। तो मैं काफ़ी इन चीज़ों में मैं सक्सेसफुल रहा कि भी उनको बाउलर्स की जो कन्फ्यूजन पैदा करूं उनके दिमाग में, और उनकी लाइन ख़राब करूं, और अपने जो परफॉर्मेंस को जो है अच्छी तरीके से करूं। इसका फिर ग्लैमरगन का कैसा रहा? आपके मियादाद आपके सामने ग्रो अप हुए, मियादाद एक क्लास बैट्समैन बने काउंटी खेलने के बाद, और माजिद खान भी थोड़े अरसे खेले ग्लैमरगन से। जावेद मियादाद एक बहुत कमाल और सुपरस्टार, लेजेंड, हाईली इंटेलिजेंट क्रिकेटर। वो जब वो खेलने के लिए आए, यंगस्टर आए, तो मैंने उनको देखा तो उनकी बहुत मुझे खुशी हुई कि वो कंप्लीट क्रिकेटर्स, यंगस्टर्स यंग एज में थे, और कॉन्फिडेंस उनका तबाही का कॉन्फिडेंस था। वो उनके दिमाग को उनका मानता ही नहीं था कोई उनको आउट कर सकता है। वो था कि भाई ये मैं इनको तबाही फना कर दूंगा, और इनको मैं जब आउट नहीं मुझे कर सकते। उनकी इनिंग्स और उनका फुटवर्क अनबिलीवेबल, बैकफुट पे स्ट्रॉन्ग थे स्क्वायर कट खेलने के लिए और हुक शॉट के लिए, और फ्रंट फुट पे ऑल टुगेदर ये पैकेज उनका जो था एज ए बैट्समैन, मोस्ट रिमार्केबल पैकेज। वर्ल्ड के अंदर ऐसे क्रिकेटर पैदा बहुत कम हुए हैं, और उनमें से जावेद मियादाद का नाम सबसे ऊपर। अच्छा, आपने उस दौर में क्रिकेट खेली जब एक से बढ़कर एक, जिस तरह मैंने कहा, बॉलर थे, बैट्समैन थे, काउंटी में कितना जो दहशत थी काली आंधी की, क्योंकि 4 तो खेलते थे वेस्ट इंडियन टीम में, और जो बाहर बेंच पे होते थे वो काउंटी खेल रहे होते थे।
किस तरह से टैकल करते थे फास्ट बॉलर को बगैर हेलमेट, प्रोटेक्टिव गियर्स इतनी क्वालिटी के नहीं होते थे, अच्छे नहीं होते थे, कोई खौफ नहीं आता था देख के कि सीमिंग कंडीशन है? और जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दी है, रिमार्केबल आपकी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पे। देखिए, बात सुनिए कि ये वेस्ट इंडीज बॉलर्स की ये था कि वो चाहते थे कि भी उनको कोई डोमिनेट ना करे, क्योंकि उनको डोमिनेट किसी ने किया ही नहीं था। तो उन्होंने देखा ये कौन सा है, ये जो अपने आप को ये पाकिस्तान से निकला, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वेस्ट इंडीज समझते थे कि ये उनके दिमाग में है कि ये बाउंसर नहीं खेल सकते, तेज बॉल को नहीं खेल सकते, शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सकते। मैं कहता था कि नहीं, हम लोगों में से ग्रेट्स निकले हैं जिन्होंने की जाए ग्रेट। अब सुपरस्टार लेजेंड हमारी कंट्री का जिन्होंने हमारा नाम बनाया, ग्रेट हनीम मोहम्मद ने 16 घंटे उनके अगेंस्ट बैटिंग की है। और आप देखिए उनके पास कौन थे, उनके पास गिलक्रिस्ट थे, ड्यूड नहीं था, वेस्ले हॉल था। इससे बड़े बॉलर्स के लिए उनके पास ना उनके पास हेलमेट, ना उनके पास थाई पैड, और उनके 16 घंटे बैटिंग करना इस इम्पॉसिबल, कमाल की चीज़ है, ग्रेट चीज़ है। उसके बाद सईद अहमद देख लीजिए, इम्तियाज़ अहमद देख लीजिए, वक़ार हसन देख लीजिए, आपके बाद उसके बाद आप नीचे और आ जाए, माजिद खान देख लीजिए, मोहसिन खान देख लीजिए, आसिफ इकबाल देख लीजिए, ज़हीर अब्बास आपके देखिए, ये सुपरस्टार जो थे सब, इन्होंने सबने उनको प्रॉपर्ली खेल के अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसा कोई वाक़या है आपका लाइफ में जो वेस्ट इंडीज बॉलर के साथ आपका कुछ ये बहुत बड़ा ये हंगामा हुआ, ये मैच फंसा हुआ था वुस्टर का और हैम्पशायर का साउथहैम्पटन पे। और ये था कि हम लीग में, वुस्टर जो था वो नंबर 2 पे था लीग की टेबल में, और ये लोग जो थे हैम्पशायर था वो नंबर 3 पे था। इन्होंने ये था कि उन्होंने हैम्पशायर ने देखा कि ये मैच ज़रूर जीतना है, 20 पॉइंट लेने हैं, ऊपर जाना है इनसे आगे। हमें था कि हम इसको मैच को जीतेंगे तो हम और आगे जाएंगे, टॉप पे चल जाएंगे। मार्कल मार्शल ने सेकंड इनिंग में जो नया गेंद लिया, उस पे उसने आते ही ठांग करके दो हम ओपनर्स में, ग्लेन टर्नर न्यूजीलैंड का, हमारा ग्रेट प्लेयर, उसकी 100 सेंचुरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, उनको आउट किया एक, और फिल नील को आउट किया। अब मैं अंदर नंबर 4 पे गया जाके, तो वो देखा कि अब उनकी स्विंग भी बहुत हो रही है। इंग्लैंड की बात जो है वो कमाल है, वहाँ तो गेंद जो है इतना, फिर दोनों तरफ स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, और स्पीड के साथ तो फिर मार्शल। लेकिन क्या था कि मुझे था एडवांटेज क्या है, लेफ्ट हैंडेड आई बैटिंग अगेंस्ट मार्कल मार्शल, उसका मेन बॉल जो उसका आता है वो इन स्विंग होता है, वो इन स्विंग मुझे होता है, मेरी बॉडी में आता है, वो मेरे लिए आसान है। राइट हैंडर के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए एज होगा, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप में वो जाएगा। अब मैंने जो मेरे साथ बैटिंग कर रहा था, मैंने कहा भाई तुम ऐसे करो, नेक्स्ट जो भी 4 ओवर है ना मार्शल को थकने के लिए, 4 ओवर मैं इसको जो है इसको मैं फेस करूंगा, तुम्हें नहीं आने दूंगा इधर। वो मेरे कहने लगा क्या है ये कैसे हो गया, वो तो हम तो सब डर रहे हैं उससे, एक और बॉल के निकल। मैं कहा नहीं, 4 ओवर तुम नहीं आना, ये 4 ओवर इसने करने हैं, इसके बाद ये थक जाएगा। वो मैं खेल पहला ओवर खेल के देख के उसको करा के मैं, इसने मार्शल ने सुन लिया कि मैंने अपने कॉलीग को कहा है, बैट्समैन को कहा है कि भाई तुमने इसको मार्शल को, यू नॉट गोइंग टू फेस हिम, आई एम गोइंग टू टेक हिम ऑन। अब उसकी और आग लग गई। अब वो जब सेकंड ओवर के लिए आया तो आवाज में बोला कि ये इज टॉकिंग रबिश, आई सॉर्ट हिम आउट। अब वो मेरे लिए बात मेरी तरफ कर रहा है, अपने कप्तान की मुंह की करके। अब जब मैंने सुन ली, मैंने बात मैंने निकल, अब पहला बाउंसर है, पहले सेकंड बॉल बाउंसर, थर्ड वन मैं किया मुझे, तो मैंने उसको हुक किया। वो जो लकीली वो उसकी स्पीड इतनी थी, वो हुक वो आउट ऑफ द ग्राउंड, 6 हुआ। अब वो और भागा, उसने आके ओवर द विकेट करके मुझे स्विंग किया, वो मुझे रिब्स में लग गया। वो रिब्स में लगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, तो नेचुरली वो मैं गिर गया नीचे वो करके, थोड़ा सांस लिया करके, पानी लगा पिया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चले, तो उसने कहा ये दो बॉल और रहते हैं। फिर उसने आगे बाउंस किया, लास्ट बॉल पे उसने बॉल पे इतना आगे आ गया, अपनी क्रीज से आगे आके उसने आके मुझे बीमर कर दिया। हम बैट्समैन जो है हमारी ऐसा होता है कि जब हम करते हैं तो हम देख लेते हैं कि भी इसने आके गेंद दिखाना है इधर से, फिर इसे ऊपर से जाग करना है। तो वो करते हुए जो किया उसने, तो
मैं देख रहा हूं कि वो गेंद रिलीज नहीं हो रहा। अब देख रहा हूं कि वो अपनी क्रीज से आगे आगे उसने आके मुझे कर दिया और गेंद सीधा वो फिर लगा मुझे। लकीली ये था कि मेरे दिल पे नहीं लगा, लेकिन क्या हुआ, मैं कोलैप्स हो गया, नीचे गिरा। तो सब अंपायर की प्लेयर सारे इकट्ठे हो गए उन्होंने। तो 2 मिनट के बाद मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। मैंने चलो कम कर वो भागा हुआ मेरी टीम वाले बाहर से पवेलियन से आए। उन्होंने कहा कि यूनुस वापस आ जाओ तुम। ऐसा नहीं यहाँ रहना, मैंने इसको फेस करना नेक्स्ट ओवर। मैंने उसे कहा, मैंने कहा आई वॉन्ट यू। नेक्स्ट ओवर में उसने आया, उसको पहले आके उसने पहला आगे गिर दिया। उसने पहला आगे किया, मैं फ्रंट फुट पे जाके उसे सीधा ऊपर 1 ओवर स्ट्रेट उसके उसे 1 बाउंस 4। ठीक, थैंक यू सो मच यूनुस भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने शो को रौनक बख्शी। लेकिन यूनुस भाई की मौजूदगी से मज़ीद मुस्तफ़ीज़ होंगे, क्योंकि आज हमने बात की इनसे पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, ICC वर्ल्ड T20 के मामला के हवाले से, कुछ हमने इनके कैरियर के हवाले से बात की कि क्यों कर यूनुस अहमद जैसा टैलेंट पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया। लेकिन अब आपके इल्म है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में क्या इम्कान होंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड ये किस तरह से देख रहे हैं, इसको हम कल के शो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो कल भी यूनुस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कल रात इंशाल्लाह 11:05 में फिर मुलाकात होगी यूनुस अहमद साहब के साथ। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।